जैसा कि ये तय हो चुका है कि आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव कुछ महीनों के लिए टाल दिया गया है, लेकिन संभावित प्रत्याशी जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं। लोगों से मिलना, जनसंपर्क करना, अपनी रैली करना। इसी क्रम में आज हमारे साथ है बहन प्रीति जी। बहन प्रीति जी 29 ई विवेक बिहार से संभावित प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से। वो 3 बार पहले भी काउंसलर रह चुकी हैं और कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि 3 बार जो उन्होंने कार्य किया है वो चौथी बार इनके इलेक्शन में काफ़ी प्रभाव डालेगी और काफ़ी मदद करेगी। तो आज हम प्रीति जी से मुलाकात करते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं कि वो अब किस तरीके से आगामी चुनाव में वो अपनी भागीदारी तय करेंगी। प्रीति जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रीति जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी जो आज ये तय हो चुका है कि इलेक्शन जो है कुछ महीनों के लिए टाल दिया गया है, अब तीनों जोन जो है दिल्ली में वो एक हो जाएंगी, तो इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे? कॉरपोरेशन तो वही थी, वही है, वही रहेगी। अधिकारी भी वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। और चूँकि मैं 2002 में जब पहली बार पार्षद बनी तो पूरी निगम एक ही थी। उसके बाद 7 में भी एक ही थी। उसके बाद 10 में जाकर ये 3 निगम बनी। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अधिकारी वही होते हैं, निगम वही होता है। ये सोच है, उनकी सोच में क्या था जिस पार्टी ने ये एकदम से ब्रेक लगाया, जिस दिन आचार संहिता लागू होनी थी उसी दिन ये एकदम से स्टॉप कर दिया गया। पूरी दिल्ली शांत होकर बैठ गई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से अचानक ये क्या हुआ। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने सर्वे किए होंगे तो नोटिफिकेशन से पहले जब उन्होंने रोटेशन किया होगा, सर्वे में SC ST जो भी सीट्स उन्होंने डिक्लेयर की, तो आप सोचिए कितना बड़ा यहाँ पर उनका सिस्टम चला होगा, टाइम वेस्ट हुआ होगा, उसमें पैसे की बर्बादी हुई, सब कुछ हुआ। तो अगर ये किसी पार्टी की सोच में अच्छा है बुरा है ये तो वो जाने, लेकिन वो पहले भी ये काम कर सकते थे। यहाँ तक कि कमीशन ने ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर दिए थे कि कौन से क्षेत्र में, कौन से निगम के क्षेत्र में कौन अधिकारी काम करेंगे चुनाव के दौरान में। तो मैं समझती हूँ या तो वो इलेक्शन से घबरा गए या उनको ये लग रहा था कि दिल्ली में उनकी अब जीत संभव नहीं है। जो भी था, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये गलत हुआ, तरीका गलत है। वो जो करने जा रहे हैं वो हो सकता है कि जनता के हित में ठीक हो, कॉरपोरेशन के हित में ठीक हो, लेकिन उनका सिस्टम जो है वो गलत है। प्रीति जी, एक महिला जब चुनाव लड़ती है, चुनाव चाहे बड़ा हो या छोटा हो, पर चुनाव के दौरान एक महिला को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैंने इतने चुनाव लड़े। आप कह रही हैं कि महिलाओं को क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो मैंने देखा चुनाव में पुरुष को भी बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। मेरे बड़े भाई इलेक्टेड मेंबर हैं गुरुद्वारा कमेटी के, 5 बार विनिंग हैं वो। उनके चुनाव में किसी ने गुरुद्वारे के अंदर, एक धार्मिक स्थल के अंदर इतनी क्वांटिटी में शराब की पेटियां रखवा दी उनको बदनाम करने के लिए और उनको उनकी सीट को छीनने के लिए। लेकिन मैं समझती हूँ गंदे लोगों की फितरत जो है वो कभी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अगर गंदगी कामयाब हो जाएगी तो मैं समझती हूँ फिर अच्छे लोग कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने भरपूर मतों से उन्होंने इलेक्शन जीता। और आप उनकी तो छोड़िए, पिछले दिनों हमारे ही दूसरे कैंडिडेट, हमारे ही परिवार के, दिल्ली जैसी जगह जो राजधानी की कैपिटल है उसके अंदर आज तक मैंने नहीं सुना। हम बचपन से HKL भगत के समय से हम लोग चुनाव की प्रक्रिया देखते आ रहे हैं। दिल्ली में कभी ऐसा नहीं हुआ जो हमने देखा कि 2 बार दिल्ली में एक शख्स के ऊपर, एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार के ऊपर सरेआम गोली चला दी गई हो और कोई पकड़ने वाला नहीं। आज तक इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं क्लियर हो पाया। एक बार हुआ हादसा, उसके बाद दोबारा हादसा हुआ और पुलिस आज तक ये नहीं पकड़ पाई, और जबकि पूरा वीडियो कैमरे में सब कुछ स्पष्ट आ रहा था।
तो मैं समझती हूँ कि अगर दिल्ली जैसी जगह पे भी गोलियां चलने लग गई, तो आप सोचिए पुरुष के ऊपर अगर गोलियां चल रही हैं, तो वो पुलिस आज तक नाकाम रही उसको ये पकड़ने में कि ये किसकी हरकत थी। तो हम जैसी औरतों की क्या औकात है? हमारे लिए तो मैं तो पहले ही समझती हूँ कोई हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हमें जैसे अभी मेरे लिए मेरी झुग्गी कॉलोनियों में जाके, जिनको लोग कहते हैं झुग्गी कॉलोनी, वो मेरा परिवार है। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत उन्हीं परिवारों से हुई थी। मैंने जे क्लस्टर्स में मैंने अपना जीवन लगा दिया, और उनमें जैसे लोग जाके मिसगाइड करते हैं, जी वो तो आपके लिए, आपको गंदी भाषा में आपके लिए बोलती है। मैं समझती हूँ कि अगर मैं उनके लिए कुछ बोलती हूँ तो वो बुद्धिजीवी लोग हैं। क्या हो गया, वो गरीब है तो क्या वो सोच नहीं रखते? वो पूरी सोच रखते हैं। उनको भी अच्छे से पता है कि जो शख्स हमारे बीच में 15 साल हमारी बहन पार्षद रही, अगर उनकी कॉलोनियों में कोई घूमा हर मंगलवार को, तो वो उनकी बहन प्रीति घूमी। उनके द्वार द्वार, जैसे मैं ब्लॉक में गई, जैसे मैं कोठियों में गई, जैसे मैं अपने अच्छे पॉश एरिया में गई, उसी तरह से मैंने हर मंगल को अपना जे स्लम का कोई मंगल, मैं धुआं तक भी अगर फॉगिंग भी कराती थी तो मैं खुद साथ चलती थी। ये मैं समझती हूँ। जो आपका क्वेश्चन है कि चुनाव में क्या दिक्कतें आती हैं, बहुत बड़ी दिक्कत एक महिला को आती है कि एक महिला के पास ऐसे लोग नहीं होते जो, अब आने वाले समय में क्या होता है, पिछले भी चुनाव में यह होता रहा कि लोग अभी से जब उनको लगा कि चुनाव शुरू हो चुका है, तो झुग्गियों में इधर उधर उन्होंने दारू बांटनी शुरू कर दी, लोगों को खाने खिलाने शुरू कर दिए बुला बुला के। कई बार तो मैंने सुना कुछ लोगों ने तो होटल बुक किया हुआ है कि एक डोसा फैक्ट्री करके, कि उसके अंदर उन्होंने लोगों को बुलाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी कॉलोनी वालों को जो मिलता है खाएं, जो आपको आदर सत्कार दे रहा है लें, लेकिन सिर्फ आप चंद दिनों के उनके सत्कार के वो हिस्सा मानते हैं। उसके बाद तो फिर केजरीवाल फ्री में बिजली, फ्री में बिल देता है आपको। जो सुविधाएं केजरीवाल ने दे दी हैं, केजरीवाल की सरकार ने दे दी हैं, वो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाले कैंडिडेट आपको नहीं दे पाएंगे। प्रीति जी, आप ये बता रही हैं कि आपके परिवार से ही जो संभावित प्रत्याशी रहे थे, तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। तो क्या इस दिल्ली के अंदर ये संभव है? और ये संभव अगर हुआ भी तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? क्या उनके तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिससे कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, सख्त कानून उस पर लागू किया जाए? मैं समझती हूँ कि कार्रवाई तो तब होती ना कि जब वो पकड़े जाते। और मैं हैरान हूँ कि दिल्ली जैसी जगह पे कोई सरेआम आए और ऐसे फायरिंग करे और वो चला जाए लोगों के बीच में से। इतना कंजस्टेड एरिया है और घर भी उनका ऐसी जगह पर है, लोकेशन पर है, कि मैं नहीं समझती ये सब चीज़ें संभव हो सकती हैं। अब पुलिस ने किस तरीके से किया होगा, पुलिस ने उस टाइम अपनी कार्रवाई तो, अपनी कार्यशैली तो उन्होंने फास्ट दिखाई थी, लेकिन उसका रिजल्ट जो था वो 0 बटा सन्नाटा था। उसमें क्या था वो हमें भी समझ में नहीं आई। चलिए मान लीजिए फर्स्ट टाइम गोली चली तो नहीं कुछ हुआ, सेकंड टाइम भी नहीं हुआ, तो अगर दिल्ली जैसी जगह पे सरेआम गोली चल के वो पकड़ने में नाकाम है, तो यहाँ के जो बच्चियों के बलात्कार होते हैं, तो बलात्कारियों को तो पकड़ ही नहीं सकते ना। कैसे पकड़ सकते हैं? एक सरेआम चलने वाला, सरेआम उम्मीदवार जो उम्मीदवार बन के खड़ा है, अगर उसके ऊपर इतना बड़ा हादसा हो रहा है, तो आप सोचिए कि जो बच्चियों के साथ अंधेरे में इधर उधर गाड़ियों में किडनैप करके बलात्कार होते हैं, तो वो तो फिर कैसे पकड़ में आ सकते हैं? वो नहीं आ सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि दिल्ली जैसी जगह पे इतना बड़ा हादसा, और मैंने पहले भी कभी नहीं सुना, और उसके बाद भी किसी चुनाव में किसी को गोली चलते और चलाते देखी नहीं। मुझे भी नहीं समझ आई ये हादसा था क्या। प्रीति जी, अब एक संभावित उम्मीदवार जब इलेक्शन लड़ता है तो काफ़ी पैसे खर्च होते हैं उसमें। आप भी अभी चुनाव लड़ रही हैं, आपको भी ये चीज़ें पता है, पहले भी आप लड़ चुकी हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक प्रत्याशी, एक काउंसलर जब वो जीत के आते हैं तो उनको सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती है और उनकी सैलरी क्या होती है? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगी कि जो चुनाव में खर्चा होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगी, आप इस बात में सहभागी बने। आपकी इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छे से पता होता है, आप चुप मत रहिए।
आपकी वोट सिर्फ एक वोट नहीं है, आपकी वोट सरकार बनाती है, आपकी वोट सरकार गिराती है। और यही नहीं होता, आपके बीच में जो उम्मीदवार आता है वो आप अच्छी तरह समझते हैं कि वो काम के लिए आता है। आपके बीच में मैंने 15 साल जी जान लगाकर आपके घर घर घूमकर मैंने काम किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी कोई उम्मीदवार खड़ा होता है जिस पर आपको विश्वास और भरोसा होता है, आप कोशिश करें कि उससे कंधे से कंधा मिलाकर आप बाहर निकलें, आप उसका साथ दें, उसकी आप हौसला अफजाई करें, ताकि उसके सामने जो प्रतिद्वंदी लोगों को लोभ पर लोभन देकर बहकाना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं, उस चीज़ में आप उस उम्मीदवार की मदद करें जिससे आप चाहते हैं कि वो काम के लायक है। आपके बीच उसका अनुभव काम में आएगा, आपके बीच में उसका अनुभव आपके बीच में काम कराएगा, जो आपके बीच में सरकार का काम लेके आएगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगी कि 15 साल मैं निगम के काम लाती थी अपने लोगों के द्वार द्वार पर। अगर मुझे आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि सिर्फ निगम के काम ही नहीं, अपने क्षेत्र के विधायक श्री राम निवास गोयल जी जो स्पीकर हैं दिल्ली से, मैं उनके थ्रू उनके साथ मिलकर विधानसभा के सारे काम भी आपके द्वार पर लेकर आऊँगी। और ये एक बहुत अच्छा सफल प्रयास हो जाएगा। जिस तरह से पंजाब में फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आई है और उसके बाद वो पूरी तरह से काम करेगी खुल के, अगर दिल्ली में विधानसभा और निगम में एक ही सरकार हो जाती है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि काम बहुत ज़्यादा होंगे। और जो बात आपने दूसरी की कि निगम के से हमें क्या फैसिलिटी मिलती है, ये दिल्ली एक ऐसी जगह है जिसमें निगम की तरफ से पार्षद को कोई फैसिलिटी नहीं देते थे। मैं जब निगम पार्षद रही तो मात्र 300 रुपये उसमें दिए जाते थे, सिर्फ 300 रुपये। आप देखिए कि वो मीटिंग अलाउंस होता था और वो भी कभी होता था, कभी नहीं देते थे, कभी वो पार्टी फंड या कुछ ऐसे करके वो कहते थे कि आप लोग इसको मत लो। तो मैं समझती हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं, ऑफिस है, गाड़ी है, गाड़ी का पेट्रोल डीजल है, ड्राइवर है, हर महिला तो, स्पेशली महिलाओं के साथ तो बहुत प्रॉब्लम आती है, हर महिला तो गाड़ी नहीं चलाना जानती, और अगर चलाना जानती भी है तो आज दिल्ली में पार्किंग की कितनी प्रॉब्लम है, ड्राइवर तो आदमी काम करेगा या गाड़ी चलाएगा। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऑफिस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने 15 साल अपने घर में अपना कार्यालय बनाया हुआ था, अगर किसी को ज़रूरी मेरे से बात करनी होती थी तो वो मेरे घर आता था। लेकिन आप किसी के चेहरे पे ये नहीं कह सकते कि वो आपसे काम करवाने आ रहा है या आपको किसी साजिश के तहत लपेटने आ रहा है। जैसे पिछले दिनों में ही मेरे यहाँ पर मेरे घर के शख्स ने, मेरे पिछले चुनाव के बाद मेरे घर के शख्स ने मेरे ऊपर एक, जो बेचारी एक ऐसी अनपढ़ मैं हमारी बहन है, रोड के ऊपर जो रहती है, रोड के ऊपर ठिया लगाती है, उसके नाम से मेरे ऊपर एक ऐसा केस दर्ज करा दिया जिसमें मेरे फला प्रॉपर्टी कैसे आई, वो कैसे आई करके उन्होंने मेरे ऊपर एक केस दायर कर दिया। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिनके शीशे के खुद के घर होते हैं वो कैसे किसी के ऊपर पत्थर फेंक सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो बहुत स्पष्ट लड़ते हैं। और तीसरी बात, जो मेरे ऊपर ये उंगली उठा के बैठे, मेरे को तो हैरानगी है कि उनके खुद का काम, मेरे जहाँ मैं ये बैठी हुई हूँ, मेरे उस घर से मैंने उनका काम की शुरुआत कराई थी, क्योंकि उनके पास कोई जगह ही नहीं थी काम की शुरुआत करने की। उनका बिज़नेस का पहला जो बिज़नेस का पहली उन्होंने कमाई की थी वो मेरे घर को उन्होंने अपना बिज़नेस का सेंटर बनाया था। तो मैं हैरान होती हूँ कि ऐसी अच्छी हरकतें हम लोगों के बीच में जब होती हैं तो एक महिला के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नहीं, मैं नहीं डरती हूँ, ना मैं झुकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस इंसान को कैसे और कहाँ पर कैसे ट्रीट करना है। प्रीति जी, आपके क्षेत्र से अलग अलग पार्टियों ने बहुत ही प्रभावशाली प्रत्याशियों को उतार रखा है, तो आप क्या समझती हैं, आपकी सीधी टक्कर किससे है? जी नहीं, मैं किसी को अपनी टक्कर में नहीं मानती, क्योंकि मैं चुनाव लड़ने नहीं आती, मैं चुनाव में चलने आती हूँ। मेरे को लोगों को, अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों से एक ही बात कहती हूँ, अगर आपको मेरे पे भरोसा है, आपको लगता है मैं इस काबिल हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करें। और जो सामने मेरे चलते हैं मैं उनकी तरफ देखती नहीं हूँ। देखिए, सब पार्टीज़ है,
वो अपने अपने उम्मीदवार तो उतारेंगी, ये निश्चित है। लेकिन मैं उनके तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मुझे निगम में रहने से पहले 15 साल रहने से पहले 5 साल मैंने पहले पूरा अनुभव लिया, उसके बाद मैं निगम में आई, और निगम में आने के बाद मैंने 15 साल यानी कि 20 साल का अनुभव लेकर इस बार फिर मैं चुनाव में उतर रही हूँ। तो मुझे तो अपना रास्ता पता है, मुझे राइट लेफ्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव है, उम्मीदवार बहुत आएंगे, लेकिन मैं समझती हूँ मेरे लोगों को ये भी पता होगा कि आपकी बहन किस काबिल है, आपके बीच में आप मुझे कैसे विश्वास के काबिल समझते हैं, और मैं समझती हूँ कि वो मुझे भरोसा देंगे। और फिर से इस बार मैं खुद नहीं आई, मैं अपने क्षेत्र के लोगों की मांग पर उतरी हूँ, जो मुझे कहते हैं कि बहन प्रीति एक बार फिर वापस आओ। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और मैं सारी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि सारी पार्टी अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने पार्टियों से महिलाओं को उतारती है। हर महिला को अपने ऊपर एक कमांड होना चाहिए, हर महिला को वो ताकत अपने आप में लानी चाहिए, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ कर काम करें। और प्रीति जी इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी सीख है हर महिला के लिए, इसलिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।